ठीक है, अब हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। इसमें अभी हमारे पास सबसे पहला चैलेंज ये है कि हमें सही वैरायटी फाइंड करनी है। मतलब काफी सीड्स में ऐसा होता है कि सपोज मैं मैंगो ट्री की का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। एक मैंगो ट्री है, उसमें ये होगा कि वो बड़ा होगा तो एक सीजन में सिर्फ 50 मैंगोज देगा। देयर इज द अदर मैंगो ट्री, इट इज लाइक वो एक सीजन में 100 मैंगोज देगा। तो हमें ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो मैक्स टू मैक्स हमें प्रोडक्शन दे, मतलब सबसे जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगी हमारे लिए उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इट इज लाइक वी हैव टू फाइंड सच वैरायटीज। अब ऐसी वैरायटीज को फाइंड करने में हमें काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। मैं इनको पॉइंट वाइज लिस्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी डिजीज रेजिस्टेंट। ये तो खुद से ही सोचो, मतलब अगर मैंने ठीक है 100 मैंगोज वाला प्लांट ले लिया, परसों कोई डिजीज हो गई, वो 100 के 100 खराब हो गया, तो उससे बेटर तो 50 मैंगोज वाला प्लांट ही था। द वेराइटी विच वी आर सेलेक्टिंग इट हैज टू बी मोर एंड मोर डिजीज रेजिस्टेंट। वो डिजीज मतलब प्लांट को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव क्वालिटी, क्वालिटी शुड बी हाई। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि मैंने 100 मैंगोज तो प्रोड्यूस कर लिए, बट उन 100 मैंगोज की क्वालिटी इतनी गंदी है कि उनसे बेटर वो 50 मैंगोज ही थे जो मेरे पास मैंगो ट्री में थे, ठीक है। तो द क्वालिटी इट हैज टू बी हाई, ठीक है। एंड देन वी हैव यील्ड, यील्ड शुड बी हाई। ऑब्वियसली इतनी देर से व्हाट एम आई प्रेफरिंग कि 50 मैंगोज की जगह आई शुड गेट 100 मैंगोज, तो दैट विल बी वे बेटर फॉर मी, ठीक है। तो उससे हाई यील्ड रहेगा तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेरा किसी भी फार्मर को प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी कम अप टू इज मतलब टॉपिक क्या इसी के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो कोई भी डिजायर्ड प्लांट की बात करती है जिसमें ये सब चीजें हों, प्लस मतलब हमको जो डिजायर्ड प्लांट सेलेक्ट करना है उसका एक तरीका ये भी है कि हम हाइब्रिडाइज कर सकते हैं प्लांट्स को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो अनसिमिलर स्पीशीज को मिला के हम उन दोनों के बेटर अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लें, उसको हम साथ में ब्रीड करवा के एक नया सीड बना के, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एक प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंट है और वो हाई क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करता है, बट उसकी यील्ड बहुत कम है। और एक प्लांट है जिसमें डिजीज बहुत है, क्वालिटी बहुत खराब है, लेकिन यील्ड बहुत ज्यादा है। तो हम इन दोनों को मिक्स करा के ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिनमें ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी, मतलब डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा, क्वालिटी भी हाई होगी एंड यील्ड भी हाई होगी। तो इस चीज को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप्स का होता है, इसको मैं लिस्ट करती हूँ। एक होता है इंटर वेरियल, ठीक है, इंटर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज। इंटर वेरियल मेरे पास है, फिर एक इंटर स्पेसिफिक, that is inside between the species. Then I have intergenus, this is between the genus, and then I have intergenera. This is between the different genera, actually it's intergeneric here, and ये डिफरेंट जेनेरा में होता है। हमने क्लास 9th में डाइवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जेनेरा, जीनस, स्पीशीज, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन विच वी हैव। अब इसमें एक और तरीका होता है कि या तो आप दो को हाइब्रिडाइज मतलब ब्रीड करा के फिर रिप्रोड्यूस करवाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक जीन इंट्रोड्यूस कर दो, जिसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। की एक क्रॉप है, हमने इसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दी। मेरे पास एक क्रॉप था जो डिजीज रेजिस्टेंट था, उसके हाई क्वालिटी सीड्स थे, मैंने इसमें जीन इंट्रोड्यूस कर दी जो जिसकी ईल्ड भी है, जो उसकी ईल्ड भी हाई कर देगा। अब मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ जीन, इसका मतलब क्या है? हमारे सेल्स में डीएनए होता है जो कि वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो एक पेरेंट अपने चाइल्ड में फॉरवर्ड करता है, लाइक जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसमें वो छोटा सा पार्ट उस डीएनए का जिसमें कोई भी प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसको हम जीन बोलते हैं। प्रोटीन से एंजाइम्स काम करते हैं, एंजाइम्स से हॉर्मोन्स, तो एंड हॉर्मोन्स मतलब वो फिर पूरी एक साइकिल है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय जीन। तो हम इसमें जीन इंट्रोड्यूस करते हैं टू मेक इट एंड वी मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। नाउ वी हैव कि ये जो नई वैरायटी है जो मैंने बनाई, बी इट थ्रू हाइब्रिडाइजेशन और थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वो एक्सेप्ट तभी होगी जब इसकी ईल्ड हाई होगी गिवन कंडीशन में। मतलब कि एक जम्मू कश्मीर में फार्मर है, एक राजस्थान में फार्मर है, मैंने जम्मू कश्मीर के फार्मर के हिसाब से बना दी कि उसके टेम्परेचर में, उसकी गिवन क्लाइमेटिक कंडीशन में एक उसको मैंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोवाइड कर दिया कि भाई इससे आपकी ईल्ड बहुत अच्छी आएगी। अब पॉइंट ये है कि अगर वही क्रॉप में उठा के राजस्थान वाले फार्मर को भी दूं, टेम्परेचर का ही वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। तो ये राजस्थान में सीड, ये जो भी मैंने सीड बनाई, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो द पॉइंट इज कि एक्सेप्ट तभी होती है जब वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको आपको बनाया हुआ क्रॉप सूट करे, ठीक है। अब फार्मर्स को हमें गुड क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करने होंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो। जैसे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं तो उनकी ईल्ड किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है वेदर पे, वो डिपेंड करती है जो सॉइल है उसकी क्वालिटी पे, एंड वाटर कितना मिल रहा है। इन तीनों चीजों पे प्लांट की यील्ड बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ओके। तो मेरे अगर आई वुड ऑलवेज प्रेफर अ प्लांट जो काफी डिफरेंट जगहों पे ग्रो पाए, बिकॉज अगर किसी एक जगह पे सपोज ड्राउट या फ्लड आ गया, तो सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तो हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होगा कि चलो इस जगह पे नहीं तो इस जगह से हमें ये क्रॉप मिल जाएगा, हमारे पास उस क्रॉप की कमी नहीं होगी। तो वी ऑलवेज प्रेफर कि कोई भी जो प्लांट हो वो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करा गया, ताकि अगर एक जगह पे ड्राउट या फ्लड आए तो फिर हमें एटलीस्ट दूसरे जगह से वो प्लांट वो फूड जो भी है वो मिल जाए। प्लस धीरे धीरे टाइम के साथ हमने ऐसे प्लांट डेवलप किए जिनमें देयर इज हाई टॉलरेंस टू सॉइल सैलिनिटी, मतलब अगर सॉइल काफी सॉल्टी भी है तब भी धीरे ग्रो हमने धीरे धीरे डेवलप किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेशन के लिए यूज कर पाए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंक्रीजिंग द लैंड एंड कल्टीवेशन जब तक ये पॉसिबल हो पाए तब तक के लिए। अब ये है कि ये इम्प्रूवमेंट हम क्यों कर रहे हैं, जो कि मैं बात कर रही हूँ वैरायटी इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, ये क्यों कर रहे हैं, इसके रीजंस हैं, ठीक है। द फर्स्ट रीजन वी हैव फॉर इट इज हायर यील्ड। यील्ड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन को टैकल करने में, तो ऑब्वियसली वी नीड अ हायर यील्ड, जिसकी वजह से हम ये क्रॉप वैरायटी प्रोटेक्शन का इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। देन वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अब क्वालिटी की बात आती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए क्वालिटीज डिफरेंट होंगी। जैसे हमें वीट की मैं अगर बात करूँ तो मुझे उसकी बेकिंग क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। अगर मैं पल्सेस की बात करूँ तो मुझे उसमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अगर मैं ऑयल सीड्स की बात करूँ तो मुझे उसमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करूँ तो जितना लंबे टाइम के लिए वो प्रिजर्व हो पाए वो मेरे लिए उतना अच्छा है। तो क्वालिटी डिपेंड करती है कि हमें क्या चाहिए, कि मतलब किस प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मेरे पास है बायोटिक
and abiotic resistance. ओके तो बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या है कि बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारे प्लांट को हार्म करते हैं, हमें उनसे रेजिस्टेंट बनाना है अपने आप को, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जो भी ये बैक्टीरिया फंजाई जो ये डिजीजेस फैलाते हैं, इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, ये सब बायोटिक में आते हैं, ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, सैलिनिटी बढ़ गई बहुत ज़्यादा, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, जिसकी वजह से क्रॉप खराब हो जाए, एनी नॉन लिविंग थिंग दैट विल कम अंडर एबायोटिक रेजिस्टेंस, की एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से हमारा क्रॉप खराब हो रहा है या बायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से हमारा क्रॉप खराब हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द third point which we have. Okay, after that we have a change in maturity duration. अभी देखो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, कोई भी प्लांट जितनी जल्दी मैच्योर करेगा, जितनी जल्दी वो उग जाएगा पूरी तरह से, उतनी जल्दी हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल बेसिस पे तो अच्छा है ही कि वो कम से कम टाइम ले रहा है, प्लस अगर एक प्लांट जल्दी उग जाता है तो हमारे पास दूसरे प्लांट के लिए और ज़्यादा टाइम है, मतलब हम ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल बेसिस पे तो हमारे लिए दोनों टाइप से अच्छा है कि हमें मनी उस प्लांट पर मिलेगा, प्लस हम और प्लांट उगा के और भी मनी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। एंड लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, इसको भी कम कर सकते हैं यूजिंग दिस मैच्योरिटी ड्यूरेशन थिंग, ऑलराइट। एंड देन वी हैव हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं अगर मैच्योरिटी ड्यूरेशन हमने कम कर दी तो। देन वी हैव वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मतलब कोई भी प्लांट कैसे एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सकता है, वो जितने ज़्यादा टाइप के एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सकता है उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो उतना ज़्यादा उस क्रॉप पे हम बिलीव कर सकते हैं कि जैसे एक वैरायटी है वो मैंने राजस्थान में भी उगा दी, वो मैंने गुजरात में भी उगा दी। सपोज राजस्थान में फ्लड या ड्राउट आ गया, ठीक है, तो एटलीस्ट जो गुजरात में मैंने वो सेम वैरायटी उगाई है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई कैन यूज दैट वेराइटी, ओके। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छा है जिस प्लांट की वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो। देन वी हैव डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लिख देती हूँ 6, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक characteristics, okay। तो 6 point we have is desired agronomic characteristics। अब मतलब agronomic characteristics मतलब कि किस प्लांट में क्या हो तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूँ फॉडर का, तो फॉडर जितना टॉल हो, उसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हो, वो जितना प्रोफ्यूज्ड हो, उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। हमने एग्जांपल है सीरियल्स का, सीरियल्स जितने छोटे होंगे वो उतने कम न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंज्यूम करेंगे और हमें उतना अच्छा सीरियल क्रॉप मिलेगा। तो सीरियल जितने छोटे होंगे उतना अच्छा है। देन वी हैव डेवलपमेंट, वी डेवलप न्यू वैराइटीज एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता जाएगा विद टाइम, ओके। तो बेसिकली वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 6 थिंग्स कि इसकी हेल्प से हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा इंक्रीज होगा। ये होगा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें हमें इन 6 चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम ये वी इंकॉर्पोरेट ऑल दीज 6 थिंग्स। स्टार्ट। अब यहाँ तक के इंटेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन।
इसकी हमने बात करी अभी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की। बायोटिक फैक्टर्स में क्या है, ये जो बैक्टीरिया फंजाई जो डिजीज फैलाते हैं वो नेमाटोड्स एंड इंसेक्ट्स, पेस्ट, ये सब बायोटिक में। वीड भी अगर है तो वो भी बायोटिक में है, बायोटिक फैक्टर जो हमारे क्रॉप को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन एबायोटिक फैक्टर्स जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है, लाइक ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गई, फ्रॉस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, टेम्परेचर दैट इज, तो दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स, द नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है। देन द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो इसकी अभी अभी हमने बात करी कि जैसे अगर मैं फॉडर क्रॉप्स की बात करूँ तो जितना ज़्यादा टॉल होगा, जितनी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचेस होंगी उतना अच्छा है। अगर मैं सीरियल्स की बात करूँ तो वो जितना ड्वार्फ होगा और वो उतने कम न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो हमारे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो डिफरेंट क्रॉप्स पे डिपेंड करता है अबाउट द डिफरेंट एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स।